हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टूडेंट्स, लिटरेचर में हम प्रूडेंस बुक पढ़ रहे थे, जिसमें पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आप उनको तैयार कर लीजिए। आज से हम सेक्शन ए शॉर्ट स्टोरीज शुरू करते हैं। आपके एक सिलेबस में 6 स्टोरीज है, जिसे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हम लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 नंबर की जो स्टोरीज है, द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप सभी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और हार्ड मीनिंग के अर्थ सामने लिख लीजिए, और जितना पढ़ाया जाए उसको आप डेली पढ़िए। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो ये जो काऊ ऑफ द बैरिकेड से राजा राव के द्वारा लिखी गई है, इसमें उस समय का जिक्र है जब गांधी जी ने अपना अहिंसा आंदोलन शुरू किया था ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो उस वक्त एक गाय थी जो बैरिकेड्स का काम जिसने किया था। तो वहाँ पर गाय को लोग कई अलग अलग तरह अंधविश्वास के रूप में, कुछ इसे देवी लक्ष्मी माता के रूप में मानते थे, कोई किसी रूप में मानते थे। सबका अपना अलग अलग व्यू था। और लास्ट में जब उनके बीच में युद्ध छिड़ा तो एक अंग्रेजों की तरफ से गोलीबारी हुई, और इसमें उस गाय को गोली लगी और गाय मर गई। तो गाय मरते वक्त भी अनेक लोगों का जीवन बचा गई, और उस वक्त लोगों ने उसे एक शहीद का दर्जा दिया। यहाँ पर बात करें, हम महात्मा गांधी के लिए मालिक शब्द का प्रयोग किया गया है, और गाय है वो हमारी भारत माता के लिए हमने गाय का प्रतीक लिया है। स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगी। कहानी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ऑथर और स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो आप मैं अंडरलाइन भी करूँगा, आपको बताऊँगा भी, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हमें लगे कि इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अबाउट द ऑथर, Raja Rao was a distinguished writer, philosopher and teacher who wrote his first novel in English, कांतिपुरा, in 1938। जो राजा राव थे वो एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष तरह के लेखक थे। फिलोसफर, दार्शनिक थे, एंड टीचर और अध्यापक थे। हु रोट, जिसने लिखा इज फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश, जिसने अंग्रेजी में अपना पहला उपन्यास लिखा। क्या नाम था उसका? कांतापुर, इन 1938। उसने 1938 में कांतापुर, जो उसका पहला उपन्यास था, उसे लिखा। राजा राव वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1908 एट हसन इन कर्नाटका और साउथ इंडिया यानी वो दक्षिण भारत के कर्नाटक के हसन में 9 नवंबर 1908 को जन्म लिए। अर्थात उसका जन्म 9 दिसंबर 1908 को कहाँ हुआ? हसन में हुआ, जो कहाँ है? साउथ इंडिया के कर्नाटक में। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इन दोनों को ये याद कर लें। हिज अर्ली एजुकेशन वाज इन हैदराबाद, उसकी जो अर्ली एजुकेशन थी, प्रारंभिक जो शिक्षा थी, वो हैदराबाद में हुई थी। एंड देन, और उसके बाद ही वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज। इसके बाद वो चले गए थे, कहाँ चले गए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए थे फॉर हायर स्टडीज, उच्च अध्ययन के लिए। इसके बाद उच्च अध्ययन के लिए वो कहाँ चले गए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? हैदराबाद से हुई थी। ही टॉट एट सारबोर्न फॉर अबाउट 3 डेकेड्स, उसने पढ़ाया एट सारबोर्न, उसने सारबोर्न में पढ़ाया। फॉर अबाउट 3 डेकेड्स, लगभग 3 दशक तक उसने सारबोर्न में पढ़ाया। ही पोज्ड का मतलब होता है उठाना, उसने उठाया। बोथ, दोनों ही, पॉलिटिकल एंड मेटाफिजिकल इश्यूज, पॉलिटिकल राजनीतिक, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक इश्यूज, मुद्दे उठाए इन इज नॉवेल्स, अपने उपन्यास में उसने दोनों ही तरह के, यानी कैसे कैसे पॉलिटिकल और मेटाफिजिकल इश्यूज उठाए। द साहित्य अकेडमी अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन हिम इन 1963, और 1963 में उसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। अर्थात उसे कौन सा अवार्ड दे दिया गया? 1963 में साहित्य अकादमी अवार्ड दे दिया गया। ये हमने शॉर्ट में ऑथर के बारे में पढ़ा है। अब हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स गिव्स ए पिक्चर ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यह जो कहानी है, द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, बंधनों की जो गाय है, ये कहानी है, वो गिव्स देती है, प्रदान करती है, पिक्चर, एक तस्वीर प्रदान करती है, ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए भारतीय लोगों के संघर्ष की एक तस्वीर प्रदान करती है। द स्टोरी इज सेट इन द 30s, वैन महात्मा गांधी
began his non-violence movement against the British Raj. यह जो कहानी है वो इज सेट वो व्यवस्थित है इन द 30s 30वें दशक। कौन से दशक? 30वें दशक में व्यवस्थित है, तीसरे दशक में बनी हुई है। वह जब महात्मा गांधी बिगेन ने शुरू कर दिया हिज नॉन वायलेंस मूवमेंट, अपना अहिंसा का आंदोलन शुरू कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के विरुद्ध जब गांधी जी ने अपना अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया था तब इस कहानी को लिखा गया था। राजा राव हैज़ गिवन ए रियलिस्टिक पोर्ट्रियल ऑफ इंडिया एज वेल एज द बिलीफ्स दैट पीपल हेल्ड। जो राजा राव थे उसने दे दिया है, हैज़ गिवन दे चुका है, ए रियलिस्टिक एक वास्तविक पोर्ट्रियल चित्रण, राजा राव ने एक वास्तविक चित्रण प्रदान किया है ऑफ इंडिया, किसका? भारत का। एज वेल एज ठीक उसी तरीके से द बिलीफ्स जो विश्वास थे दैट पीपल हेल्ड जो विश्वास जिसे लोग रखते थे, अर्थात विश्वास लोग जिसमें विश्वास रखते थे उसी तरीके से राजा राव ने भारत का एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। पब्लिश्ड इन 1947 1947 में यह पब्लिश हुई। द स्टोरी यह कहानी जो 1947 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, इज ए पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो एक संक्षिप्त कहानियों का एक संग्रह का हिस्सा है। एंड प्रोवाइड्स और प्रदान करती है ए ग्लिम्स एक झलक प्रदान करती है ऑफ द टाइम इन विच इट वाज रिटन उस समय की एक झलक प्रदान करती है जिस समय इसे लिखा गया। द काउ गोरीज डेथ, यहाँ पर गोरी गाय का नाम है। जो गोरी गाय की जो मृत्यु है वो सिंबलाइज वो प्रतीक मानी जाती है द इंड्यूरिंग सहनीय सोर्स ऑफ एनर्जी शक्ति के स्रोत की। जो गोरी गाय की जो मृत्यु है वो सहनीय शक्ति के स्रोत की प्रतीक मानी जाती है। दैट लाइज जो विद्यमान है इन प्योरिटी शुद्धता में, पीस शांति में, गुडनेस अच्छाई में, एंड अनसेल्फिशनेस और निस्वार्थता में विद्यमान है। इसको हम अंडरलाइन कर दी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थीम के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं कि जो गाय की जो मौत है वो किसके प्रतीक मानी गई? वो सहनीय शक्ति के स्रोत की प्रतीक मानी गई है जो कहाँ विद्वान है, किस में विद्वान है? शुद्धता में, पीस शांति में, गुडनेस अच्छाई में और निस्वार्थता में विद्वान है। अब हम कहानी पढ़ेंगे। दे कॉल्ड हर गोरी फॉर शी केम एवरी ट्यूजडे इवनिंग बिफोर सनसेट टू स्टैंड एंड द निबल एट द हेयर ऑफ द मास्टर। दे कॉल्ड हर गोरी, वे लोग उसे गोरी के नाम से बुलाते थे। और शी केम जब वो फॉर शी केम वह आती थी, एवरी ट्यूसडे प्रत्येक मंगलवार को, इवनिंग शाम को, बिफोर सनसेट सनराइज सूर्योदय होना, सनसेट सूर्यास्त होना। अर्थात वे लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? गोरी के नाम से। गाय को यहाँ पर गोरी बताया गया है। वह आती थी एवरी ट्यूसडे इवनिंग प्रत्येक मंगलवार की शाम को वो आती थी, बिफोर सनसेट सूर्यास्त होने से पहले प्रत्येक मंगलवार की शाम को वो आती थी, टू स्टैंड और खड़ी हो जाती थी, एंड द निबल, निबल का मतलब होता है कुतरना, और कुतरती थी, एट द हेयर बालों को, ऑफ द मास्टर और अपने मालिक के बालों को कुतरती थी। जैसे चबाते नहीं जानवर प्रेम करते हैं किसी मनुष्य से, अपने बच्चे से, तो मुंह से उनके बालों को चबाते थे, तो ऐसे ही गोरी प्रत्येक मंगलवार की शाम को आती थी और आकर खड़ी हो जाती और अपने मालिक के बालों को कुतरती थी। एंड द मास्टर टच्ड हर एंड कैस्ट हर एंड ही सेड हाउ आर यू गोरी। और जो मालिक था वो टच्ड हर वो उसे छूता, मालिक उसे छूता, एंड कैस्ट और प्यार से स्पर्श करता है। कैस्ट का मतलब होता है प्यार से स्पर्श करना, और उसे प्यार से स्पर्श करता। एंड ही सेड और कहता हाउ आर यू गोरी, और उसे कहता गोरी तुम कैसी हो। आता मालिक उसे छूता, पुचकारता, प्यार से स्पर्श करता और क्या कहता कि गोरी तुम कैसी हो, हाउ आर यू गोरी। एंड गोरी सिंपली बेंट हर लेग्स, और गोरी साधारण रूप से बेंट हर लेग्स अपनी टांगों को मोड़ लेती, एंड ड्रू बैक हर टंग्स और अपनी जीभ को पीछे खींच लेती यानी अंदर कर लेती, एंड शेकिंग हर हेड और अपना सिर हिलाते हुए एम्बल राउंड परिक्रमा लगाती, चक्कर लगाती राउंड हिम उसके चारों ओर, एंड डिसअपियर्ड और गायब हो जाती अमोंग द बुशेस और झाड़ियों में गायब हो जाती। जैसे वो गोरी को प्यार से बुलाता तो गोरी भी वो अपना स्नेह दिखाती, टांगों को मोड़ती और अपनी जीभ को भीतर ले लेती और सिर हिलाती हुई उसके चारों ओर घूमने
लग जाती और थोड़ी देर बाद में वो झाड़ियों में गायब हो जाती। एंड टिल नेक्स्ट ट्यूसडे, और अगले मंगलवार तक, सी वाज नॉट टू बी सीन, वो कहीं दिखाई नहीं देता था। अगले मंगलवार तक जितना भी समय होता उसमें वो दिखाई नहीं देती। एंड द मास्टर्स डिसाइपल्स गैदर्ड ग्रेन एंड ग्रास एंड राइस वाटर टू गिव हर एवरी ट्यूसडे, और जो मालिक के जो डिसाइपल्स होते, शिष्य, जो मालिक के जो शिष्य थे, वो गैदर्ड इकट्ठा करते, ग्रेन अनाज, ग्रास घास, एंड राइस वाटर और चावल का पानी इकट्ठा करते टू गिव हर, उसे देने के लिए, एवरी ट्यूसडे, प्रत्येक मंगलवार। प्रत्येक मंगलवार जो मालिक के जो चेले थे वो क्या इकट्ठा करते, ग्रेन, ग्रास एंड राइस वाटर टू गिव हर एवरी ट्यूसडे, प्रत्येक मंगलवार को। बट शी रिफ्यूज, लेकिन वो मना कर देती। इट ऑल, यह सब मना कर देता था तो वो उसे नहीं लेती। एंड टुक ओनली हैंडफुल ऑफ ग्रेन, और वो केवल और केवल लेते, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ग्रेन होता है अनाज, द मास्टर गेव, और वो केवल वही मुट्ठी भर अनाज लेती जो कौन देता था, मालिक देता था। बाकी जो भी उसके शिष्य थे वो जो भी सामान, जो भी अनाज घास और चावलों का पानी उसे देते, उसे वो अस्वीकार कर देती। सी मुस्ट इट स्लोली, मुच का मतलब होता है वैसे जुगाली करना, चबाना, ठीक है, वो चबाती उसे स्लोली, धीरे धीरे चबाती, एंड केयरफुली, और सावधानी पूर्वक, एज जैसे कि वन आर्टिकुलेट्स, कोई आकलन व्यक्त कर रहा हो, ए स्ट्रिंग, एक श्रृंखला, ऑफ होली वर्ड, जैसे कि कोई पवित्र शब्दों की एक स्ट्रिंग, श्रृंखला को आर्टिकुलेट कर रहा हो, उच्चारण कर रहा हो, ऐसे वो धीरे धीरे सावधानी से उन अनाज को, जो एक मुट्ठी भर अनाज था, उसको चबाती थी। एंड व्हेन शी हैड फिनिश्ड ईटिंग, और जब वो खाना समाप्त कर लेती, जब वो उस मुट्ठी भर अनाज को खा लेती, तो सी नेल्ट अगेन, तो दोबारा वो घुटनों के बल झुकती, शुक हर हेड, अपना सिर हिलाती, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो जाती। एंड द मास्टर सेड, और मालिक कहता, दिस इज ए स्ट्रेंज क्रिएचर, यह एक अजीब प्राणी है। और मालिक क्या कहता, यह एक अजीब प्राणी है। And they went to the cotton street and the mango street, and they went ginning mills and through the weaver's line, but Gori was nowhere to be seen. And they went, और वो जाते, to the cotton street, कहाँ कहाँ जाते, उसके पीछे पीछे कॉटन स्ट्रीट में जाते, एंड द मैंगो स्ट्रीट, और कौन सी गली में जाते, मैंगो स्ट्रीट में जाते, और दे वेंट गिनिंग मिल्स, और गिनिंग मिल्स में जाते, एंड थ्रू द वीवर्स लाइन, वीवर्स लाइन होता है जुला, जो जुलाहा होता है, क्या होता है, जुलाहा, बुनकर, उसकी लाइन्स बस्ती, और बुनकरों की बस्ती में होते हुए वो मैंगो स्ट्रीट, कॉटन स्ट्रीट और गिनिंग मिल में जाते, कहाँ से होते हुए, थ्रो द वीवर्स लाइन, जुलाहों की, बुनकरों की बस्ती से होते हुए। बट गोरी वाज नाउ वेयर टू बी सीन, लेकिन गोरी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। वो गोरी के पीछे पीछे जाता है ढूंढने के लिए, कौन कौन सी जगह, कॉटन स्ट्रीट, मैंगो स्ट्रीट और गिनिंग मिल्स। कहाँ से होते हुए जाते, वीवर्स लाइन, बुनकरों की बस्ती से होते हुए जाते, लेकिन गोरी उन्हें कहीं नहीं मिलती। सी वाज नॉट ए गॉड डेडिकेटेड काउ, वो गॉड डेडिकेटेड, वो देवता को, भगवान को समर्पित गाय नहीं थी, वो भगवान को समर्पित गाय नहीं थी। फॉर, क्योंकि नेवर हैड ए शॉपकीपर, क्योंकि किसी भी दुकानदार ने कॉट हर ईटिंग ग्राम्स, उसे खाते हुए पकड़ा था। ग्राम्स होता है चना, क्या होता है, चना, क्योंकि किसी भी दुकानदार ने उसे चने खाते हुए कभी नहीं पकड़ा था। नोर, और नई, वाज सी फाउंड, और नई वो पाई गई थी, हेडल, हेडल का मतलब जमघट लगाकर, जमावड़े के साथ, कहाँ पर, इन एक कैटल पॉन्ड, मवेशी तालाब में, जोड़ में एक साथ मवेशी लौटते हैं, पानी में मस्ती करते हैं, तो नहीं कभी किसी कैटल पॉन्ड, जो मवेशियों का जो पॉन्ड था उसमें वो मवेशियों के साथ मिली, जानवरों के साथ जमावड़े में मिली, या नहीं उसे किसी दुकानदार ने चने खाते हुए देखा, इसलिए वो गॉड डेडिकेटेड काऊ नहीं थी। ये एक क्वेश्चन है कि वो गॉड डेडिकेटेड काऊ क्यों नहीं थी, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी, यहाँ पर हम लाइन लगा लें, आंसर मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी दुकानदार ने उसे कभी चने खाते हुए नहीं देखा, और न ही वो कभी कैटल पाउंड में जानवरों के साथ हडल मिली, जमघट लगाए हुए मिली। पीपल सैड, लोग कहते थे, ओनली मास्टर कुड हैव स्ट्रेंज विजिटर्स, कि केवल मालिक के पास से आ सकते हैं स्ट्रेंज विजिटर्स,
अजनबी आगंतुक केवल मालिक के पास ही आ सकते हैं। कैन यू दे वेंट टू द मास्टर, और वो मालिक के पास जाते, एंड सैड, और कहते, मालिक कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो, हु दिस काउ में बी, यह गाय कौन हो सकती है। वो जो भी लोग थे उसके शिष्य वगैरह थे, वो सब मालिक के पास जाते और पूछते, मालिक ये गाय कौन हो सकती है, आप हमें बता सकते हो। एंड द मास्टर स्माइल, और जो मालिक था वो मुस्कुराया। क्या किया मालिक ने, मुस्कुराया। एंड अनक्वेश्चनेबल लव एंड फन, एंड ही सेड, अनक्वेश्चन का मतलब होता है अतृप्त, अनक्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है, अतृप्त कामना का, लव यानी प्यार, एंड फन और आनंद से। मालिक मुस्कुराता और अतृप्त जो प्रेम और जो आनंद था उससे, ही सैड, वो कहता, सी मे बी बेल्टन आर्न मदर इन लॉ, तो मालिक को बहुत अधिक खुश होती, वो मुस्कुराता और अतृप्त प्रेम और आनंद के साथ वो कहता कि सी मे बी बेल्टन आर्न मदर इन लॉ, बेल्टन आर्न का मतलब होता हाथ में लाठी लिए हुए, नोट कर लेना, हाथ में लाठी लिए हुए मदर इन लॉ, सास हो सकती है, वह हाथ में लाठी लिए हुए क्या हो सकती है, सास हो सकती है। दो यद्यपि सी मे बी द मदर ऑफ वन ऑफ यू, यद्यपि वो आप में से किसी की माँ भी हो सकती है। पर आप शायद सी इज द ग्रेट मदर्स व्हीकल, शायद वो एक महान श्रेष्ठ माँ का वाहन भी हो सकती है। एंड लाइक टू ए मदर, और एक माँ की तरह, दे पुट कुमकुम ऑन हर फोरहेड, वो उसके मस्तिष्क पर क्या लगाते, कुमकुम लगाते, फोरहेड का मतलब मस्तिष्क। एंड टिल ट्यूसडे नेक्स्ट दे वेटेड फॉर गौरी, और अगले मंगलवार तक वो गौरी का इंतजार करते। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि गौरी कब आती थी, प्रत्येक मंगलवार को आती थी। क्या वे लोग जो उसके जो शिष्य थे वो गौरी को कुछ भेंट देते थे, ऑफर करते थे, क्या वो गौरी उन्हें स्वीकार करती, नहीं करती थी। वो केवल जो मालिक के द्वारा हैंडफुल जो ग्रेन दिया जाता उसे वो स्वीकार करती थी। और उसे गॉड डेडिकेटेड काउ क्यों नहीं माना गया, क्योंकि आज तक किसी भी दुकानदार ने उसे चने खाते हुए नहीं देखा और न ही उसे मवेशियों के साथ हडल होते हुए देखा, अर्थात चमगट लगाए हुए देखा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन शुरू कर दिया है, कल से हम और बड़ी क्लास करेंगे, मतलब 25 मिनट के आसपास। बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लें, यहाँ बुक बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके सामने जो लाइव चल रहा है ऑफलाइन जो क्लास, इसमें कुछ मिस स्प्रिंट आ सकते हैं, मिस स्प्लिट आ सकते हैं, मतलब स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप करने में हो सकता है, लेकिन आप बुक को ही सही माने। और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्कूल में आकर भी मिल सकते हैं। तो नंबर नोट कर लेना, 8003909005, ये मोबाइल नंबर है। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम है, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल से सोल्व करवा लें, या मोबाइल से नहीं हो पा रही है तो फिर आप स्कूल में आकर संपर्क कर सकते हैं। लिटरेचर है, मेहनत आपको अधिक करनी होगी, वर्ड मीनिंग आपको याद करने होंगे, फिर भी मैं अधिक से अधिक कोशिश करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।